हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं सब। तो आपने पुराने वाले टॉपिक जितने भी मैंने कराए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़रूर अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में, आप एक बार ध्यान से देखें, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड अभी हम आज क्या करने वाले हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो वो कोई ना कोई वेव एमिट करता है। तो अब उस वेव की क्या वेवलेंथ होती है, उस पर्टिकुलर वेव की एग्जैक्ट क्या वेवलेंथ होती है जो एक हायर शेल से लोअर शेल में आने पे एमिट करेगा, हम उसकी कैलकुलेशंस अभी आज करेंगे और उस फॉर्मूले को बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। बट इस रिलेशन की एक प्रॉब्लम यह है कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ही वैलिड है। मींस वो आयंस जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या हाइड्रोजन इटसेल्फ, या तो वो आयन जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या हाइड्रोजन एटम अपने आप ही हो, तो उनके लिए तो ये वैलिड होता है। बट जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है तो ये वेवलेंथ हमें सही आंसर नहीं दे पाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं किस किस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे हाइड्रोजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप यहां पे हीलियम आयन ले सकते हैं, हीलियम 1 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और भी आप इस ले सकते हो इसी तरह से, जैसे हीलियम लिथियम, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बिकॉज इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये सभी ऐसे आयन्स हो जाएंगे जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो केवल इनके लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ रिडबर्ग फॉर्मूला। यहां पे हमारे पास R रिडबर्ग कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू 1.09677 मीटर इनवर्स रहती है। बट आप इसे 1.1 इंटू 10⁻⁷ ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसको चेंज करके आप इसमें 10⁻⁷, तो आप इसे अप्रोक्स करके इसे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी 10⁻⁷ आएगा, तो इसे अप्रोक्स कर दिया तो 1.1 ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। 1 बाय लैम्डा के इक्वल टू होता है। यहां पे Z एटॉमिक नंबर होगा अगर वो हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है। जैसे हमने देखा ये भी आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इनका एटॉमिक नंबर लिखना है, मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन्स, ठीक है ना, क्योंकि आयंस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल टू होता है। व्हाट इज N1 एंड N2? N2 होता है वो हायर शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट था, और N1 होगा वो लोअर शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। N2 द हायर शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था और वहां से जंप करके वो नीचे वाले शेल में जहां पे आता है, दैट इज N1। तो N1 इज लोअर शेल एंड N2 इज हायर शेल। ठीक है, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी और वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। उसको पुट करके आप यहां से 1 बाय लैम्डा निकाल सकते हैं। हालांकि 1 बाय लैम्डा हमें पता है वेव नंबर के बराबर भी होता है। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आप यहां से वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, केवल वेवलेंथ ही नहीं, वेव नंबर भी निकाला जा सकता है। उसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। ऑलरेडी 1 बाय लैम्डा तो आ ही जाएगा हमारे यहां से, उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू C ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू ले लेंगे वहां से,
c से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। आपको यहां से फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी तो एनर्जी भी पता लग जाएगी। तो इस तरह से आप वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये चारों टर्म आप इस रिडबर्ग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। किससे रिलेटेड? जब एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, हम और आगे करते हैं अभी इसका आगे। चलिए, वैसे क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपको N1 और N2 नहीं दिए होते। N1 और N2 की वैल्यू जो होती है वो कुछ स्पेशल केसेस से भी निकाली जाती है। तो व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ N1 एंड N2? ठीक है, अब हमें ये ध्यान से देखना है। तो जब कभी भी आपको एक पॉइंट उन्होंने बता रखा है दैट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन हुआ और उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट होती है, कोई भी ट्रांजिशन है उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट होती है, तो इस केस में आपको शॉर्टेस्ट के लिए N2 की वैल्यू को ध्यान रखना है, N2 की वैल्यू को इंफिनिटी लेना है। N1 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में ये कह रखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसके लिए आपको N2 की वैल्यू को N1 से एक वैल्यू ज्यादा लेना है। जो भी आपके पास N1 है उससे एक नंबर बढ़ा के, अगर N1 हमारा 2 है तो N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे N2 की वैल्यू एक एक नंबर बढ़ा के आप वो वाली वैल्यू यूज कर सकते हो, बट उसके लिए पहले N1 पता होना चाहिए। N1 तो पता होनी चाहिए यहां पे भी। ये बस मैंने आपको जो दो बातें बताई हैं स्पेशल केस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 इंफिनिटी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 जस्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर दैट ऑफ N1। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं N1 के लिए। तो उसके लिए इधर आ जाते हैं, N1 में क्या क्या स्पेशल केसेस होते हैं। तो ये सारे जो ट्रांजिशंस करे थे, इनमें सबसे पहला ट्रांजिशन जो हुआ था वो सेकेंड शेल के लिए हुआ था। मतलब जब एक हायर शेल का इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आएगा तो उसके वाले बारे में सबसे पहले हमें पता लग गया था, क्योंकि उसमें से जो वेव्स निकल रही थी दैट आर लाइंग इन विजिबल रीजन, वो बेटा विजिबल रीजन में आ रही थी, तो इसलिए उसके बारे में सबसे पहले पता लगाया गया था और उसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से नीचे आता है और सेकेंड शेल में आए, ये फिक्स होना चाहिए कि वो सेकेंड शेल में आ रहा है, और हायर शेल यहां पे कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5, कोई सा भी अप टू इंफिनिटी, कहीं से भी वो सेकेंड शेल में अगर आता है तो दैट वेव विल लाई इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी वजह से सबसे पहले पता लगा था। तो हमने क्या करा, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा कि अगर किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है कि वो सारी वेव विजिबल रीजन में आ रही है। तो ये सोचा गया कि और भी ऐसे पैटर्न होते होंगे, बट वो पैटर्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल पार्ट है वो हमें इजीली शो हो जाता है, बट बाकी सारों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देती है। तो लेटर ऑन और भी सीरीज ऐसे ही पहचानी गई, जिनमें से नेक्स्ट सीरीज आती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में ये देखा गया जब किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट शेल में N1 की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए हायर शेल से, तो वो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में वेव लाई करेगी, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। और इसी तरह से आगे और भी सीरीज आई, लाइमन आया फर्स्ट के लिए, बाल्मर आया सेकंड के लिए, फिर आया पाश्चन। पाश्चन सीरीज देखो बेटा, पाश्चन सीरीज में N1 बढ़ गया। अब किसी भी शेल से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आता है, हायर शेल से, याद रखना जब भी मैं N2 इंक्रीज कर रहा हूं तो N1 इंक्रीज कर रहा हूं, जब भी मैं,
तो N2 की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा रहेगी। वो गलती से लिख दिया था ना मैंने, तो अब क्या होगा, N2 की वैल्यू 4, 5 या इससे ज्यादा, कभी भी 3 से या 3 से कम नहीं होगी या 3 नहीं होगी। अगर यहां 1 है तो यहां 2 हो सकता है, अगर यहां 2 है तो फिर यहां पे 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि N2 हमेशा हायर शेल होता है। तो इस केस में जो पास्चन सीरीज है ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। तो ये अभी हमने 3 सीरीज पढ़ी हैं, ये तीनों सीरीज अच्छे से देखें। इसी तरह से इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, और भी सीरीज ऐसे ही डिस्कवर हुई। जब आगे सीरीज डिस्कवर हुई पास्चन के बाद, तो वो आई ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में N1 की वैल्यू को जस्ट इंक्रीज कर दिया, तो N2 की वैल्यू को 5 से स्टार्ट करेंगे। बट इसकी भी कॉमन बात यही रही कि ये भी इंफ्रारेड रीजन में आया। देन नेक्स्ट पी फंड सीरीज, देन N1 की वैल्यू को 5 ले लिया, N2 की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं मगर हायर होना चाहिए, तो अगेन इंफ्रारेड रीजन। देन नेक्स्ट आती है हम्फ्री सीरीज, N1 की वैल्यू को 6 लिया, N2 की वैल्यू को 7 से स्टार्ट करा, 8, देन अगेन इट विल लाई इन इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं N1 की वैल्यू जो होंगी वो आपको क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस हैं कि डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड हो। आपको सीरीज के नाम बताएंगे और सीरीज के नाम के बेसिस पे आपको वहां पे क्वेश्चन करना होगा। तो सबको लाइन से याद करो, लाइमन 1, बाल्मर 2, पास्चन 3, देन इसके बाद ब्रैकेट 4, पी फंड 5 एंड हम्फ्री 6। 3 तरह के रीजन होते हैं। शुरू के 2 के बाद सबका रीजन इंफ्रारेड रीजन, और शुरू के 2 में लाइमन का अल्ट्रावायलेट और उसके बाद बाल्मर का विजिबल। अगर आप कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले अगर उसे ध्यान से देखो तो उसमें आप ये पाओगे कि ये जो सीरीज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट सबसे पहले आती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, या सॉरी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है बेटा। इस वजह से सबसे पहले आया, फिर विजिबल पाओगे आप ज्यादा वेवलेंथ में, और फिर उसके बाद इंफ्रारेड पाओगे। इस वजह से ये ऐसे पैटर्न में आ रहा है। और N2 के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई दी हैं कि आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में कहा होगा। कुछ एक और पर्टिकुलर पॉइंट हमारा रह गया, वो हम देख लेते हैं एक बार जरा। कभी कभी वेव को लाइन से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, दैट फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज इज एमिटेड। उन्होंने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज एमिटेड। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन करी हुई है। तो बाल्मर बोलते ही N1 की वैल्यू तो हो गई 2, ठीक है, और N2 की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट लाइन होगी, मतलब 3। फर्स्ट लाइन का मतलब फर्स्ट वेव, ठीक है। तो ये N2 के लिए एक और पैटर्न हो गया पहचानने का, फर्स्ट लाइन। ऐसे ही सेकेंड लाइन, या ये चलता रहता है, सेकेंड लाइन N1 की वैल्यू 2 है तो N2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन, N1 की वैल्यू जो भी सीरीज के हिसाब से होगी वो तो ठीक है, और N2 की वैल्यू बेटा यहां पे इंफिनिटी होगी अब की बार लास्ट लाइन में, ठीक है। N2 की वैल्यू हमेशा लास्ट लाइन जो होगी वो इंफिनिटी पे ही आएगी। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तो सीरीज के हिसाब से बदलेगी। मान लो अगर हम यहां पे बाल्मर की जगह पास्चन बोलते तो क्या करते, N1 की जगह 3 हो जाता है ना, और N2 की जगह फिर 4 हो जाता पास्चन के लिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन अगली वाली ही तो होगी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बिहाफ पे क्वेश्चन बहुत इजीली हमारे हो जाते हैं।
तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बस इसके टॉपिक के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज ऑफ बेरिलियम +3 आयन। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वी हैव पाश्चन सीरीज, तो N1 इज इक्वल टू व्हाट 3 एंड वी हैव सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन इज फॉर 4, सेकेंड लाइन इज फॉर 5, तो N2 इज इक्वल टू 5, N2 इज इक्वल टू 5। और हमारे पास बेरिलियम आयन है, तो बेरिलियम आयन के लिए Z की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। Z की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4, क्योंकि हमारे पास ना हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जाके है, तो आपको एटॉमिक नंबर भी तो देखना है। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है बस। R की वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। Z की वैल्यू 4 का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। कैंसिल कुछ होगा नहीं अभी इसके अंदर, सॉल्व करो आगे। तो R इंटू 16 1/9 माइनस 1/25। सिंपल एलसीएम ले लो इसका, R इंटू 16 25 इंटू 9 25 माइनस 9 दैट इज 16 अगेन, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 25 इंटू 9 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू R। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और यहां से मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके बस आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। वैल्यू एक बार आइडेंटिफाई हो जाए उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ की जगह वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, कुछ भी चीज कैलकुलेट करनी है सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। व्हाट ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मींस हाइड्रोजन एटम वुड हैव सेम वेवलेंथ, ये चीज नोट करेंगे, would have same wavelength as in Balmer transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 in helium ion spectrum। तो इस क्वेश्चन में दो स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, दो ट्रांजिशन की बात हो रही है। एक हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो एक हीलियम के लिए बात हो रही है। मगर मेन बात यह कह रखी है कि दोनों की जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो दोनों की सेम है, दोनों की वेवलेंथ की वैल्यू सेम है। आप क्वेश्चन को पढ़ के समझे जो मैंने आपको बताया कि दो ट्रांजिशन है, हीलियम और एक हाइड्रोजन, बट दोनों की वेवलेंथ सेम है। एक का ट्रांजिशन पता है, दूसरे का ट्रांजिशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 1/λh इज इक्वल टू 1/λhe, बिकॉज फॉर्मूले में 1/λ ही आएगा ना। तो R1 स्क्वायर 1/N1 हाइड्रोजन के लिए नहीं पता, N2 नहीं पता, इज इक्वल टू R2 स्क्वायर 1/ लोअर शेल होता है N1, तो यहां आ जाएगा 2, क्योंकि हीलियम के लिए पता है ना ट्रांजिशन 4 से 2 हो रहा है, माइनस 1/4 स्क्वायर। R से R कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/16। अब इसे लिख सकते हैं हम 1/1 दैट इज 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे 1 बचेगा मगर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर इसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर हमने इसलिए करा ताकि हम इसको इससे कंपेयर कर सकें। LHS कैन बी कंपेयर टू RHS। तो इजीली हम देख पा रहे हैं यहां से कि N1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल टू आ रहा है अगर, तो N2 की वैल्यू 2 से कंपेयर हो रही है।
बहुत इजीली हम देख सकते हैं N1 अगर 1 आ रहा है तो N2 की वैल्यू 2 आ रही है। तो इस तरह से हमने ट्रांजिशन फाइंड कर लिया कि हाइड्रोजन के अंदर वो ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है। कोई सीरीज पूछता तो क्या सीरीज होती? लाइमन सीरीज। रीजन पूछा जाता तो कौन सा रीजन होता? अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इस तरह से पूछने के लिए कुछ भी चीज हो सकती है। मतलब ये पूछेगा तो सबसे आसान है, वो रीजन पूछ लेगा, क्वेश्चन को चेंज करके सीरीज पूछ लेगा, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में। तो अभी आप और प्रैक्टिस करें अच्छे से न्यूमेरिकल्स की, जो रिडबर्ग फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।